अल्टरनेटिंग करंट है ना, तो अल्टरनेटिंग करंट में मैंने आपको 2-4 चीजें बताई थी। पहला सर्किट कौन सा था? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया जाए जिसको हम बोल रहे हैं V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, अगर एस गुड इवनिंग सर। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। क्या स्क्रीन नहीं हो रही है? रुक जाओ यार, सब कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था, कुछ तो इशू है सर अब हो रही। तो नहीं, इसका समाधान मैं सॉल्यूशन ही कर देता हूँ। इसको दूसरे फोन से कनेक्ट कर लेते हैं, बीच में स्विच कर लिया। ये बिल्ली नहीं आई दोरी बदतमीज गई इनकी। अब आ रही स्क्रीन? नो सर। नो सर। नहीं आ रही है। तो अगर वोल्टेज सोर्स आपको पता है V नॉट साइन ओमेगा टी है, तो करंट का वैल्यू क्या मिल रहा था प्योरली रेजिस्टिव में? I नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। तो I नॉट साइन ओमेगा टी करंट का वैल्यू मुझे मिल रहा था प्योरली रेजिस्टिव में। यहाँ पर फेज डिफरेंस था आपका 0। बोलो यार, साथ साथ बोलोगे तो फायदा होगा। फेज डिफरेंस कितना था? यस सर। 0 था, ठीक है। फिर प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट का वैल्यू क्या आया था? I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये आपको वैल्यू मिला प्योरली इंडक्टिव में। तो वहां से मुझे पता चला कि यहाँ पर करंट लैग कर रहा है बाय अ फेज ऑफ पाई बाई 2 एंड वोल्टेज इज लीडिंग बाय अ फेज ऑफ पाई बाई 2। तो वोल्टेज लीड कर रहा था और करंट क्या कर रहा था? लैग कर रहा था। फिर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की बात की, जहाँ पर मुझे करंट का वैल्यू मिला साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो पता चला कि करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय एंगल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। उसके अलावा मुझे क्या मिला था? एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, जिसको मैंने 2 पाई एफ एल लिख लिया, और एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, जिसको मैंने लिखा था 1/2 पाई एफ सी। और एक चीज़ मिली थी वी आर एम एस एंड आई आर एम एस। वी आर एम एस आपको मिला 0.707 ऑफ वी नॉट, आई आर एम एस 0.707 ऑफ आई नॉट। ये सारी चीज़ें मुझे मिल गई। उसके बाद मैंने फेज डायग्राम, ये कल आपके साथ ही डिस्कस किए थे, प्योरली रेजिस्टिव का कौन सा होगा, कैपेसिटिव का कौन सा होगा और इंडक्टिव का कौन सा होगा, ये सब हमने डिस्कस किए थे। तो इसके बाद फिर हमने LCR सर्किट देखा था, जिसका हमने फेजर डायग्राम सॉल्यूशन देख लिया था। और उसमें हमने क्या एज्यूम किया था भाई कि करंट जो होगा वो आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई होगा। और अगर हम फेज डिफरेंस निकाल पाए लास्ट तक, तो हम पता कर पाएंगे कि करंट का एक्चुअल इक्वेशन क्या होगा और फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट क्या होगा। तो ये हमने सॉल्व किया, फिर इनका वेक्टर सम किया और फाइनली हम किस वैल्यू पर आए? हमें मिला कि रेजिस्टेंस इन अ AC सर्किट इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस, और जिसकी वैल्यू होती है √R² प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको कल मैंने नोट्स में लिखवा दिया था, आपने लिखा बच्चे? Z यस इज सर। इक्वल यस सर। यस सर। XC माइनस XL का होल स्क्वायर, ठीक है। IM क्या होगा? IM इज इक्वल टू VM बाय Z। IM इज इक्वल टू VM बाय Z, ठीक है। फिर tan फाई आप दो तरीकों से निकाल सकते हो, एक तो VC माइनस VL बाय VR, या फिर XC माइनस XL बाय R। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो tan फाई, ठीक है। तो ये इक्वेशंस आपने लिखी थी और ये सॉल्यूशन हमने क्या किया था? फेजर डायग्राम से निकाला था। फेजर डायग्राम में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, वहाँ से हमने इसको निकाला है, ठीक है। अब इसी का एनालिटिकल सॉल्यूशन देखोगे, तो एनालिटिकल सॉल्यूशन देखने से पहले अच्छा एक चीज़ ये बताई नहीं थी जो आपको मैंने, ये है कि अगर आपको इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ करना है, तो इम्पीडेंस डायग्राम कैसा होगा कि एक आपका ट्राइंगल होगा जिसमें एक साइड रेजिस्टेंस है, दूसरी साइड एक्सी माइनस एक्सएल है, बिकॉज एक्सी एंड एक्सएल ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, ये हमें पता है, हमने कल स्टडी किया था। तो इसका एक्सी माइनस एक्सएल जो है वो एक साइड बनेगा, दूसरा साइड रेजिस्टेंस बनेगा। तो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल दैट इज हाइपोटेन्यूज, वो क्या होगा? इम्पीडेंस, है ना, इम्पीडेंस ऑफ LRC सर्किट। अब XC इज ग्रेटर देन XL अगर हो, अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज़्यादा हो,
तो ओवरऑल नेचर ऑफ एलसीआर सर्किट होने वाला है कैपेसिटिव. ओवरऑल द सर्किट विल बिहेव एज अ कैपेसिटर. अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम है इंडक्टिव रिएक्टेंस से तो ओवरऑल सर्किट विल बिहेव एज अ इंडक्टिव सर्किट. और अगर XC बराबर है XL के तो द सर्किट विल बिहेव एज अ रजिस्टर, प्योरली रजिस्टिव सर्किट. ठीक है. अब जो इसका थर्ड केस है ना XL इज इक्वल टू XC, वही हम आज देखने वाले हैं कि अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस आपस में बराबर हो जाए तो सर्किट कैसा बिहेव करेगा. तो वो प्योरली रजिस्टिव बिहेव करेगा. और जो कंडीशन है उसी को हम रेजिस्टेंस ये बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं. व्हेन द XL एंड XC इन द सर्किट बिकम्स इक्वल, then the condition is called as condition of resonance. In the condition of resonance the circuit behaves as a purely resistive circuit. ठीक है बच्चों. अब देखो ये रेजोनेंस होगा कैसे वो देखेंगे. तो बिफोर दैट एक बार आपको फटाफट से ये दिखा देता हूँ मैं कि एनालिटिकल सॉल्यूशन कैसा होगा. तो एनालिटिकल सॉल्यूशन में वी विल स्टार्ट विद चार्ज. हम चार्ज का इक्वेशन एज्यूम कर लेंगे. भाई ये वाला वोल्टेज इक्वेशन तो हमने कल तक देख लिया था, इसको हमने चार्ज के फॉर्म में लिख लिया. कैसे? करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, फिर डी आई बाई डी टी को मैं लिख दूंगा डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर. चार्ज का इक्वेशन एज्यूम करके इसको डिफरेंशिएट करूंगा, फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड डिफरेंशियल, और डी क्यू बाई डी टी एंड डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू को, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यूज को ये वोल्टेज इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दूंगा. तो इनको सब्सटीट्यूट करने के बाद फिर इसमें जो अब तक हमने फॉर्मूलाज लिए थे XC XL और इनके फॉर्मूलाज की वैल्यू जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड होगी वहाँ सब्सटीट्यूट करता जाऊँगा और फाइनली फिर वहीं पहुँचूंगा जहाँ मैंने स्टार्टिंग में मैं ग्राफिकल सॉल्यूशन से आ गया था या मैं फेजर डायग्राम सॉल्यूशन से आ गया था. तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XC माइनस XL बाई R, यही मेरा वहाँ पे आया था आंसर. ठीक है. और इक्वेशन ऑफ करंट क्या है आपकी? इक्वेशन ऑफ करंट इज ये IM साइन ओमेगा टी प्लस फाई. इसमें जो वैल्यू है फाई की वो यहाँ से नीचे tan से निकाल के, tan इनवर्स से निकाल के सब्सटीट्यूट कर दो. और Z की इम्पिडेंस की जो वैल्यू आई वो भी वही आई, R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर. तो दूसरा तरीका है कि चार्ज के सब्सटीट्यूशन से चार्ज की इक्वेशन को सॉल्व करके आप इसमें वैल्यूज डालो तो वहाँ से भी आपका सेम ही सॉल्यूशन आएगा. तो इसको बोलते हैं एनालिटिकल सॉल्यूशन. इन सॉल्यूशन के बेसिस पे हमने एक क्वेश्चन कल किया था जो ये वाला था. वी ट्राई टू फाइंड आउट, पहले इम्पिडेंस हमने निकाला सर्किट का इम्पिडेंस निकालने के बाद हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की. सब्सटीट्यूट करने के बाद वी ट्राई टू फाइंड आउट क्या इम्पिडेंस. पहले XC कैलकुलेट किया, फिर XL, फिर दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हमने निकाल लिया इम्पिडेंस. इतनी कहानी हमने कर ली थी. अब आज बात करेंगे एक स्पेशल केस की जिसको बोलते हैं रेजोनेंस. तो रेजोनेंस कब होगा बच्चे और कैसे होगा, क्या कंडीशंस होगी जब सर्किट में रेजोनेंस हो रहा होगा, तो हम क्या क्या चीज़ें बोल सकते हैं सर्किट के बारे में, व्हाट वी कैन से अबाउट द ओवरऑल कंडीशन ऑफ द सर्किट. ठीक है. तो रेजोनेंस किस सर्किट में होगा? LRC सर्किट में, जहाँ पे एक इंडक्टर लगा होगा, एक रेजिस्टर लगा होगा और एक कैपेसिटर लगा होगा. ठीक है. कब होगा वो लिखेंगे, पहले हेडिंग डालो, फिर देखेंगे कि रेजिस्टेंस कब होगा, कैसे होगा, क्या क्या कंडीशंस होंगी एंड हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यूज. आपकी वॉइस नहीं आ रही. ठीक है. हेडिंग डाल ली. अब देखो, रेजोनेंस अकर्स व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स बिकम्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम. रेजोनेंस कब होगा? जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या बच्चे? AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर AC सोर्स आपका है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स क्या है? ओमेगा. ओमेगा को क्या बोलते हैं बच्चे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल दो, एंगुलर वेलोसिटी बोल दो. तो दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसकी है? सोर्स की. जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स बिकम्स इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट या फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, जब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज आपस में बराबर हो जाएंगी तो क्या होगा? कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस अकर करेगा. ठीक है. अब पहले हम ये पता कर ले कि यार नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट होता क्या है. देखो, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर XL एंड XC बिकम्स
इक्वल, एक्सएल और एक्सी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। देखो एक्सी की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 1/ओमेगा सी, ओमेगा सी। और एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल। तो ये दोनों बराबर हो गए, उस कंडीशन पे जो ओमेगा की वैल्यू रहेगी उसी को बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। तो यहाँ ओमेगा नोट लिख दूं और इस ओमेगा नोट को इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका क्या आएगा, ओमेगा नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। अगला स्टेप क्या आएगा, ओमेगा नोट इज इक्वल टू 1/√LC। तो ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम कितनी है, 1/√LC। अब ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती क्या है पहले ये समझो। देखो आप इसको सिंपल टर्म्स में ना समझते हैं, साउंड के फॉर्म में, ठीक है। आपने 11th में भी आया होगा आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाला कंसेप्ट। ये ग्लास है और एक हम ले रहे हैं पतीला, ठीक है, बाउल या कटोरी बोल लो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक चम्मच ले रहा हूँ बच्चे और चम्मच से इसको हिट कर रहा हूँ, चम्मच से इसको ग्लास को मैं हिट करूँगा। तो जब मैं ग्लास से हिट करूँगा तो एकदम आवाज़ आएगी टन से, ठीक है, कुछ आवाज़ आएगी। एक बार कटोरी को हिट करूँगा तो ये बताओ दोनों आवाज़ें अलग अलग होंगी कि एक जैसी होंगी, सर अलग अलग। अलग। अलग अलग होंगी, ठीक है। तो जब किसी भी सिस्टम को, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो चाहे मैकेनिकल सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम होगा, जब आप उसको एक्सटर्नली डिस्टर्ब कर दो और डिस्टर्ब करके छोड़ दो तो जिस फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट करता है या जिस फ्रीक्वेंसी पे वो ओसिलेट करता है उसको बोलते हैं दैट इज द कॉल्ड एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाता है बच्चे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। तो जब मैं इस ग्लास को हिट कर रहा हूँ तो ग्लास को हिट करने के बाद जैसे चम्मच से इस ग्लास को हिट किया मैंने तो आवाज़ आई, तो दैट साउंड, जो साउंड की फ्रीक्वेंसी थी वो क्या कहलाई, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्लास। जब मैंने कटोरी को हिट किया तो जो साउंड आई, जो साउंड की फ्रीक्वेंसी थी दैट इज कॉल्ड एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ कटोरी, ठीक है। सेम उसी तरीके से जब किसी एसी सर्किट में, किसी एलआरसी सर्किट जिसमें 3 चीज लगी है, उसमें कुछ वोल्टेज सोर्स दोगे किसी फ्रीक्वेंसी का, और मान लो आप वोल्टेज सोर्स को हटा लो एकदम से, तो जिस फ्रीक्वेंसी पे ये सिस्टम ऑसिलेट करेगा, जिस फ्रीक्वेंसी से इस सिस्टम में करंट वेरी करेगा, वही क्या कहलाएगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी आती कब है एट तक, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, बाय इक्वेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सी एंड एक्सएल। जिस समय जिस फ्रीक्वेंसी पे एक्सी एंड एक्सएल बराबर हो जाए, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वही फ्रीक्वेंसी कहलाती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलआरसी सर्किट। तो मैं दोनों को इक्वेट कर दिया, फॉर्मूला क्या आ गया, √1/√LC। तो ये फ्रीक्वेंसी है। जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो उस समय रेजोनेंस होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखो, रेजोनेंस कब होगा, when omega naught and omega becomes equal, तो frequency of source is equal to natural frequency of the system, ठीक है। जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम और सोर्स की फ्रीक्वेंसी बराबर होंगी तो रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस हो रहा होगा उस समय क्या होगा, एक्सएल एंड एक्सी बराबर रहेंगे। क्यों, क्योंकि यही कंडीशन नेचुरल फ्रीक्वेंसी की है और यही रेजोनेंस की है। तो एक्सएल एंड एक्सी अगर बराबर हो गए तो मुझे बताओ ये इम्पीडेंस है जेड, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर। इम्पीडेंस की वैल्यू रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। क्यों, एक्सी एंड एक्सएल जो है वो एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल आउट कर देंगे, तो जेड विल बिकम अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस विल बिकम आर के बराबर, ठीक है। तो जब रेजोनेंस हो रहा होगा उस समय पहली बात क्या है कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट दैट विल बी मिनिमम, और वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू आर वैल्यू। रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी मिनिमम, यानी कि एक्सी और एक्सएल का कोई इफेक्ट वहां पर नजर नहीं आएगा, बिकॉज दे विल बी कैंसिलिंग आउट द इफेक्ट्स ऑफ ईच अदर। और जो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है दैट विल हैव इट्स मिनिमम वैल्यू एंड दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस आर इन द सर्किट। जो आर कनेक्टेड है ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसके बराबर ही टोटल रेजिस्टेंस या टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट आपका हो जाएगा, ठीक है बच्चे। इतनी बातें मुझे पता चल गई, ये डेरिवेशन मुझे पता चल गया ओमेगा नोट कैसे आएगा। और
अगर मैं करंट निकालना चाहूँ इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस, तो करंट निकालेंगे तो क्या आएगा, क्या होता है करंट, V बाई जेड। तो क्योंकि Z R के बराबर है इन केस ऑफ रेजोनेंस, तो क्या लिख सकते हैं, V बाई R। और क्योंकि केवल और केवल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो जुड़ा है वही काम कर रहा है, तो इसलिए एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस ये सर्किट क्या होगा, इट विल बी बिहेविंग एज ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के जैसे बिहेव कर रहा होगा। चलो अब देखते हैं क्या हो रहा है बच्चे, अब ग्राफ से देखते हैं, ठीक है, ग्राफ से देखते हैं। करंट और ओमेगा का प्लॉट है, ये करंट का और ओमेगा का प्लॉट है। जैसे जैसे मैं सोर्स की ओमेगा की वैल्यू चेंज करूंगा, सोर्स की ओमेगा वैल्यू कैसे चेंज की जा सकती है, बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। तो मैं चेंज कर रहा हूँ, एक वैल्यू ऐसी आई कि ओमेगा की जो वैल्यू थी दैट बिकम्स इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, जो सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिसको मैंने ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा एल रख के कैलकुलेट किया है, उसके बराबर हो गई बाहर से सप्लाई किए जाने वाली ओमेगा की वैल्यू। तो क्या होगा, जो करंट है ना सर्किट में वो क्या करने वाला है, एकदम से पीक करेगा, जैसे आपको पीक नजर आ रहे हैं ना, ऐसे करंट पीक करेगा सर्किट में। दैट्स हाउ वी नो दैट कि इट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस का कंडीशन आ गया है। अब सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करने वाला है, बिकॉज एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो गया, मिनिमम, और मिनिमम सर्किट रेजिस्टेंस होते ही क्या होगा, कंडीशन आएगी रेजोनेंस। ठीक है बच्चे, ग्राफ में अगर पता यस सर। पता चलेगा, ग्राफ में पता करना हो तो कैसे पता चलेगा, बाय लुकिंग एट द पीक, जिस फ्रीक्वेंसी पे पीक आ रहा है। बताओ इस प्लॉट में देख के बताओ ओमेगा की किस वैल्यू पे आया है पीक, सर 1.0 1.0 मेगा रेडियंस पर सेकेंड है ना, मेगा रेडियंस है ना 10 टू द पावर 6, तो 1.10 टू द पावर 6 रेडियन पर सेकेंड के ऊपर दोनों में पीक आया है। ठीक है, बिकॉज नीचे देखो मेगा रेडियंस लिखा है, तो 1.0 इंटू 10 टू द पावर 6 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, अब एल आर जब रेजोनेंस हो रहा होगा तो इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर एंड इफेक्ट ऑफ इंडक्टर, ये तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। द ओनली थिंग दैट विल बी एक्टिव इज दिस रजिस्टर। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उतना ही करंट क्या होगा, कम होगा। जितना ज्यादा आर की वैल्यू होगी सर्किट में उतना ही करंट इन द सर्किट विल बी लेस, जितना आर कम होगा उतना ही करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब मुझे बताओ, ये दो प्लॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक येलो और एक रेड कलर का, तो कौन से वाले में रेजिस्टेंस इन द सर्किट ज्यादा रहा है, रेजिस्टेंस इन द सर्किट ज्यादा कौन से केस में है, रेड में कि येलो में, सर येलो में। येलो में। रेजिस्टेंस ज्यादा कब होगा, जब करंट कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा, सर करंट कम रहेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। तो येलो में करंट कम है कि ज्यादा है, ज्यादा। सर ज्यादा है। तो सर रेड रेड वाले में होगा। रेड वाले में तो येलो में करंट ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा, ज्यादा कम। येलो में करंट ज्यादा रहेगा और रेजिस्टेंस कम कम रहेगा। रहेगा। कम रहेगा। तो अभी देखो जो येलो ग्राफ है, मान लो एक सर्किट दिया है जिसमें फॉर एग्जांपल एक सर्किट दिया है, इसमें मैं बोल दूं कि यार ये आरएलसी सर्किट है, इसमें कैपेसिटर की वैल्यू मान लो 2 है, इंडक्टर की भी 2 है और रेजिस्टेंस की यहाँ 2 है। तो और उस केस में ये मान लो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, एल एंड सी। तो जो रेजिस्टेंस आर है, जो रेजिस्टेंस आर है उसकी वैल्यू पे क्या डिपेंड करेगा, करंट, पीक सर करंट की। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही। तो पीक करंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी बच्चे, केवल और केवल आर पे, केवल और केवल आर पे। रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जैसे ही आर का एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस वैल्यू का रजिस्टर जोड़ दोगे तो करंट कम मिलेगा, कम का जोड़ दोगे तो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक्सी और एक्सएल आपस में हमेशा कैंसिल आउट कर रहे होंगे इन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस।
तो यहाँ पे आपको ऐसा प्लॉट मिलने वाला है, करंट वर्सेस ओमेगा का, करंट वर्सेस ओमेगा का प्लॉट आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, चलो अब क्या करना है, अब आपको एक क्वेश्चन में करा देता हूँ, उसके बाद अच्छा शार्पनेस और ये बताना है पहले आपको, फिर आएगा क्वेश्चन। इसमें किसी को डाउट है कि रेजोनेंस होता क्या है, कब होगा, कैसे होगा, बताओ। अच्छा मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो बता दोगे? यस सर। यस सर। रेजोनेंस कब होता है, रेजोनेंस सर्किट में कब होगा? क्या ये रेजोनेंस किसी भी सर्किट में होगा कि एलसीआर सर्किट में ही होगा? सर एलसीआर में ही सिर्फ होगा। सर LCR में एलसीआर। सिर्फ सर एलसीआर एलसीआर। और होगा कब? XC is equal to XL। जब XC XL के बराबर हो जाए, है ना। XC और XL बराबर हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, जब रेजोनेंस हो रहा होगा तो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मिनिमम रहेगा कि मैक्सिमम? मिनिमम। मिनिमम रहेगा, है ना। इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि देखो XC माइनस XL की वैल्यू 0 हो गई, तो केवल बच गया रेजिस्टेंस, तो इम्पीडेंस आ गया मिनिमम, मिनिमम यानी इक्वल टू R वैल्यू, R का जो भी वैल्यू है उसके इक्वल आ गया। ठीक है, ओके ठीक है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, हाउ टू कैलकुलेट नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट? 1 बाय अंडर रूट LC। 1 बाय अंडर रूट, एलसी 1 बाय अंडर रूट एलसी। ये वाला फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लो। ओमेगा नोट इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट LC। ठीक है, चलो इन कंडीशन ऑफ रेजोनेंस करंट मिनिमम रहेगा कि मैक्सिमम रहेगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम। मैक्सिमम रहेगा। अगर देखो जब जब रेजोनेंस हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या मिनिमम था कि मैक्सिमम? सर मिनिमम। सर मिनिमम। रेजिस्टेंस मिनिमम था तो आपका करंट करंट क्या, मैक्सिमम होगा। करंट मैक्सिमम। ठीक है, जब ग्राफ में देखोगे तो जहाँ पीक दिखेगा जिस फ्रीक्वेंसी पे, क्या वही फ्रीक्वेंसी मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, वही फ्रीक्वेंसी मेरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है? रेजोनेंस वाली फ्रीक्वेंसी पे ही तो मैक्सिमम करंट आपको दिखाई देगा। तो ग्राफ में जिस फ्रीक्वेंसी पे पीक दिखाई दे उसी को बोलेंगे कि दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, अब देखो, अब एक दो चीजें और बताता हूँ मैं आपको, पहले आपको ये समझाते हैं। आपने रेडियो देखा है? यस सर। यस सर। तो रेडियो में बच्चे जनरली जो पुराने टाइम के रेडियो होते हैं उसमें दो नॉब होते थे, एक होता था वॉल्यूम नॉब और दूसरा फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के लिए नॉब होता था, है ना, जिससे हम चैनल बदलते थे कि कौन से रेडियो चैनल से हमें कनेक्ट करना है, राइट। तो व्हेन वी आर रोटेटिंग दिस नॉब, जो बड़े वाला नॉब है उसको रोटेट करते थे, तो जो सुई होती है ना ये मूव करती है यहाँ पे, और सर्किट के अंदर क्या चेंज होता है, कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होती है। वी आर एबल टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन द सर्किट। तो जैसे कैपेसिटेंस को मैं बदल बदल के ऐसी कंडीशन पे ले जाऊं कि जहाँ पर मेरा XL और XC क्या हो गए, बराबर हो गए, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होते ही करंट मैक्सिमम होगा सर्किट में, और करंट मैक्सिमम होते ही आपका जो रेडियो है वो सिग्नल पकड़ जाएगा, है ना। तो ये कंडीशन आपको यहाँ से पता चलेगी, तो यहाँ से आपको पता चल गया, राइट। अब देखो, ठीक है बेटा, देखो कैसे चेंज होगा कैपेसिटेंस। मुझे पता है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट इज 1/√LC। अगर मैं C या L में से किसी को भी चेंज करूँ तो क्या मैं ओमेगा नोट को बदल सकता हूँ? यस है ना। सर। यस सर। तो मैं L या C में से किसी को भी चेंज करूँ तो ओमेगा नोट को बदल सकता हूँ। तो जो मेरे लिए आसान होगा बदलना, कैपेसिटेंस को आसान होगा तो मैं कैपेसिटेंस को बदल लूंगा, इंडक्टेंस को बदलना आसान होगा तो इंडक्टेंस। ठीक है, तो ये मैं कर सकता हूँ। अब इसके बाद देखो,
मैं उस लेवल तक इसको बदलूंगा जिस लेवल तक मेरा ओमेगा नोट और ओमेगा बराबर हो जाए। क्यों? क्योंकि जैसे ये बराबर होगा तो क्या होगा, रेजोनेंस हो जाएगा, और जैसे रेजोनेंस होगा तो मेरा रेडियो या मेरा टीवी जो है वो सिग्नल पकड़ लेगा। ठीक है, अब देखो मैं एल को बदलूं या सी को बदलूं ये डिपेंड करेगा कि कौन सा बदलना मेरे लिए आसान है। अगर मुझे एल को बदलना है इंडक्टेंस को, तो इंडक्टर होता क्या है, कॉइल होती है। इस कॉइल के शेप को बदलना, बार बार चेंज करना डिफिकल्ट है। इसके बीच नंबर ऑफ टर्न्स को बदलना डिफिकल्ट है। तो मेरे लिए आसान होता है कैपेसिटेंस को बदलना, बिकॉज आई कैन चेंज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वेरी इजीली, है ना। या फिर मैं इफेक्टिव एरिया ऑफ द कैपेसिटर को बहुत आसानी से बदल सकता हूँ। तो इसलिए जब मैं ये नॉब रोटेट कर रहा होता हूँ तो कैपेसिटर, ये वेरिएबल कैपेसिटर होता है जो इस नॉब से कनेक्ट होगा, तो उसकी कैपेसिटेंस वेरी करती है। जैसे आपने लैब में देखा होगा ना, रियोस्टैट, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक उसी तरीके से यहाँ वेरिएबल कैपेसिटर होता है। जब नॉब को बदलते हो तो कैपेसिटेंस सी की वैल्यू चेंज होती है सर्किट में। उस सी वैल्यू पे जाके मैं रुक जाता हूँ जहाँ पर ये ओमेगा नोट और ओमेगा दोनों बराबर हो गए, दैट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। उस समय मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होता है सर्किट में और सिग्नल आपका कैच कर रहा होता है रेडियो, राइट। तो सिग्नल आपका सर्किट में आ रहा होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया रेजोनेंस। ठीक, और इस तरीके से यू कैन यूज इट टू ट्यून द रेडियो और टू ट्यून द टीवी सेट्स। अब जब सिग्नल की बात होगी तो आपको ना दो तरीके के सिग्नल दिखाई देंगे। एक आपको येलो कलर का प्लॉट दिख रहा है और दूसरा दिख रहा है आपको रेड कलर का। तो मुझे बताओ कि इन दोनों में से शार्पर कौन सा है, येलो है कि रेड है? कौन सा शार्प है? रेड। 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 रेड सर वाला, रेड। रेड वाला शार्प है और येलो वाला इतना शार्प नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब विड्थ कौन से की ज्यादा है, येलो की कि सर रेड की? येलो। सर येलो। येलो की विड्थ ज्यादा है। ठीक। सर येलो। अब इस प्लॉट को ध्यान से देखो, इस प्लॉट के एक्स और वाई एक्सिस पे क्या क्या है? सर ओमेगा एक और में आई। ओमेगा है और एक में करंट है। करंट एंड ओमेगा। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम करंट कब होता है? जब ओमेगा किसके बराबर हो? सर ओमेगा जब नोट। ओमेगा किसके बराबर हो? टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट के बराबर हो, ओमेगा नॉट। है ना। ओमेगा नोट के बराबर होगा तो सर्किट में क्या मिलने वाला है आपको? मैक्सिमम करंट मिलेगा। यस। तो यहाँ पे देखो क्या यस मैक्सिमम सर। करंट की मैक्सिमम वैल्यू जो जहाँ भी पीक्स हैं वो क्या ओमेगा नोट की वैल्यू के ऊपर ही है दोनों में। ये ओमेगा नोट है ना। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे आपको करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है उसी को मैं ओमेगा नोट बोलता हूँ। दिस इज द फ्रीक्वेंसी जहाँ पर आपका रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है बच्चे, अब देखो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या होता है? मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा कर्व शार्प था? शार्प कौन सा कर्व है, रेड की रेड। येलो? सर रेड। वाला। रेड वाला। जो कर्व पतला पतला सा है वो ज्यादा शार्प है। ठीक है, अब देखो शार्पनेस ऑफ द कर्व को आप डिफाइन कैसे करते हो? शार्पनेस ऑफ द कर्व इज डिफाइंड बाय क्वालिटी फैक्टर। अभी वो क्वालिटी फैक्टर बताऊंगा मैं आपको होता क्या है, लेकिन शार्पनेस ऑफ द कर्व इज डिफाइंड बाय क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, विड्थ का आपने बताया मुझे। अब देखो इसी ग्राफ को मैं आगे पढ़ता हूँ। ठीक है, वहां से एक को हटा दिया मैंने, एक रहेगा। अब बात करेंगे कि कौन सा वाला ज्यादा शार्प है बच्चों। ठीक है, ये आपका जो पीक वैल्यू कहाँ पर आती है? पीक वैल्यू ऑफ करंट इज अचीव्ड एट सर ओमेगा नोट। वैल्यू ओमेगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा राइट में और थोड़ा सा लेफ्ट में दो होंगी ऐसी कंडीशन जहां पर पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट क्या रहेगा? हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड तो रहेगा मैक्सिमम करंट के कंडीशन में, और हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर रहेगा दो अलग अलग जगह पर, एक लेफ्ट में थोड़ा सा, एक थोड़ा सा राइट में, जहां पर करंट की वैल्यू होने वाली है मैक्सिमम करंट बाय रूट टू। मैक्सिमम करंट बाय रूट टू जहाँ होगा, यानी कि पावर वैसे क्या होता है, मैक्सिमम पावर क्या होता है बच्चा? पावर की मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या होती है बताओ? पावर का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ? पावर इन एसी सर्किट इज IRMS इंटू VRMS। ठीक है, तो ये जो आपकी पावर आई है जहाँ पर मैक्सिमम पावर का, तो एवरेज पावर जो है दैट इज मैक्सिमम पावर का हाफ, ये मैक्सिमम पावर का हाफ वैल्यू। तो हाफ वैल्यू कहाँ आएगा? I max बाई रूट टू,
जो वैल्यू है उस पे आएगा, और आई एक्स बाई रूट टू दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे होने वाली है, एक तो ओमेगा 1 पे जो कि थोड़ा सा राइट में है, और एक ओमेगा 2 जो थोड़ा सा लेफ्ट में है। तो ये दो पॉइंट है जहाँ पर मैक्सिमम पावर का हाफ वैल्यू होगा, यानी कि p/2 वैल्यू कंज्यूम हो रही होगी। सर्किट में पावर भी तो कंज्यूम होगी ना, उसका p/2 वैल्यू कंज्यूम हो रही होगी इन दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, एक ओमेगा 1 और एक ओमेगा 2। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको मैं क्या बोल देता हूँ, दैट इज 2 डेल्टा ओमेगा। ये दोनों ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच का डिफरेंस है, उसको बोल दिया 2 डेल्टा ओमेगा। एक तो राइट साइड का डेविएशन, एक लेफ्ट साइड का डेविएशन, दोनों को जोड़ा और बोला 2 डेल्टा ओमेगा। तो ये जो 2 डेल्टा ओमेगा मुझे मिल रहा है, इसको मैं बोलता हूँ बैंड का विड्थ, बैंड विड्थ ऑफ द बैंड। तो बैंड क्या होता है बच्चा, जिसके थ्रू हम सिग्नल ट्रांसफर करते हैं। तो कम्युनिकेशन सिस्टम जो पढ़ेंगे लास्ट में थोड़ा बहुत आएगा इसका जिक्र, लेकिन बैंड विड्थ आपको पता है ना, 2 Mbps, 6 Mbps, 100 Mbps। इंटरनेट की स्पीड से आपको पता है ना कि ऐसा होता है स्पीड का। तो बैंड का विड्थ जो है ये वही चीज़ है। अब जितना ही ज़्यादा होगा गैप, उतना ही ज़्यादा डिफरेंस होगा, 2 डेल्टा ओमेगा है, उतना ही ज़्यादा विड्थ ऑफ द बैंड ज़्यादा होगा। तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ये ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर द फ्रीक्वेंसीज जहाँ पर आपका पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट है, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट है वो मैक्सिमम पावर का हाफ वैल्यू है। अभी शो हो रही है कि नहीं हो रही बच्चों? सर हो रही है। हो रही है बच्चे, सर हो रही है। है ना? तो मैक्सिमम वैल्यू का हाफ वैल्यू होगा ये, ठीक है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे। इन दो फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस को ही मैं बोलता हूँ 2 डेल्टा ओमेगा, और ये बैंड विड्थ के बराबर होता है। बैंड विड्थ इज द विड्थ ऑफ द चैनल, या फिर बोलते हैं कि 2 डेल्टा ओमेगा के बराबर। अब देखो, जितना ही विड्थ कम होगा क्या उतना ही शार्प नहीं होगा ये कर्व? जितना बैंड विड्थ कम होगा उतना ही क्या होगा, हाफ होगा। ज्यादा, शार्पनेस ज़्यादा होगा। तो देखो, अब शार्पनेस ऑफ द कर्व इज डिफाइंड एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओमेगा, यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ इज इक्वल टू शार्पनेस। तो जैसी बैंडविड्थ यानी कि डिनोमिनेटर बढ़ेगा वैसे ही शार्पनेस कम हो जाएगी, जैसी विड्थ कम होगी वैसे ही शार्पनेस बढ़ जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड एज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, जिसको हम ओमेगा नोट बाय 2 डेल्टा ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा नोट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड 2 डेल्टा ओमेगा इज बैंडविड्थ। शार्पर और नैरोवर कब होगा? द शार्पर और नैरोवर इज द रेजोनेंस। किस पे डिपेंड करेगा? स्मॉलर द वैल्यू ऑफ डेल्टा ओमेगा उतना ही आपका शार्पर होगा, ठीक है। जितना छोटी वैल्यू डेल्टा ओमेगा होगी उतना ही शार्पर या नैरोवर होगा रेजोनेंस, तो उतना ही पतला ग्राफ आपको नजर आएगा। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। रेड ग्राफ में आपने सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अभी हो रही है बेटा शो? यस सर। यस सर। देखो, ये आपने बता दिया, ये शार्पर कहाँ होगा यहाँ पे। तो रेड कलर वाले में विड्थ कम है कि ज्यादा है? बैंड विड्थ 2 डेल्टा ओमेगा की बात करें, कम है ना? कम। और येलो वाले में विड्थ ज्यादा है। ज्यादा है, ठीक। ज्यादा है। तो किसी भी एक गिवन वैल्यू पे बात करें, जो जो हमारी गिवन वैल्यू क्या होगी, करंट की 1/√2 वैल्यू। मान लो इधर बात करता हूँ मैं,
जो वैल्यू जिस पे हम चेक करेंगे उसको वो मैं बोल देता हूँ कि दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि आई मैक्स बाय √2 है। यहाँ मुझे बताओ कि रेड वाले की तो विड्थ आपको दिख रही है कि ये है, ठीक है, और ब्लू वाले ये येलो की विड्थ ज़्यादा है रेड वाले से, ठीक है, और इन दोनों की वैल्यू हम कैलकुलेट देख कहाँ पे रहे हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे ही। तो हम इनको कंपेयर करने के लिए ओमेगा नोट डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा ओमेगा इस टर्म को यूज़ करते हैं, इसमें ऊपर नेचुरल फ्रीक्वेंसी है भाई, किस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस हो रहा है, डिवाइडेड बाय कितना विड्थ है बैंड का, है ना, कितना विड्थ है, तो दैट इज 2 डेल्टा ओमेगा। तो जितना शार्पर होगा रेजोनेंस, जैसे रेड कलर का ग्राफ है वहाँ पर दिख रहा है आपको कि शार्पर रेजोनेंस का मतलब बैंडविड्थ कम, और कम शार्पर है रेजोनेंस तो बैंडविड्थ ज़्यादा है। तो यहाँ से हम ये टेक अवे लेकर इस टर्म को याद रखेंगे भाई, ओमेगा नोट बाय 2 डेल्टा ओमेगा डिफाइंस द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, कि कितना शार्पर रेजोनेंस है। अब इसको आगे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इस टर्म को आगे लिखेंगे अब हम ओमेगा नोट बाय 2 डेल्टा ओमेगा, ठीक है। अब बच्चे हमें ना यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं आई मैक्स बाय √2 की, इसके अंदर करंट की वैल्यू के अंदर, करंट की वैल्यू आई मैक्स बाय √2 लेकर उसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, V बाय जेड जो इक्वेशन था, वोल्टेज बाय इम्पिडेंस, R² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, ये वैल्यूज रख दी मैंने। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इधर आ जाएगा, कुछ और एजम्पशन लेंगे, जैसे डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट बहुत कम होगा, यानी कि वैल्यू कम होगी, एक्चुअल नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डेल्टा ओमेगा में डिफरेंस ज़्यादा होगा। ये एजम्पशंस हम लगाकर एक इक्वेशन पे पहुंचेंगे। ये डेरिवेशन मेरे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं करा भी नहीं रहा, ठीक है। एक वैल्यू पर पहुंचेंगे जो कि आएगा आपका शार्पनेस ऑफ रेजोनेंसी, है ना, उसको हम दूसरे टर्म्स में लिख सकते हैं जो अपना है, पहले तो मैंने लिखा था शार्पनेस क्या, नेचुरल फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ, ठीक है। इसी को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा नोट बाय एल डिवाइडेड बाय आर, और इसी को मैं लिख सकता हूँ 1/ओमेगा नोट सी बाय आर, ठीक है। इन सभी चीज़ों को हम बोलते हैं, एक टर्म होता है क्यू, और क्यू को कहते हैं क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। अभी के लिए आपके लिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या रिक्वायर्ड है कि क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला और एक्चुअल में क्वालिटी फैक्टर होता क्या है। तो देखो, जितना हायर क्वालिटी फैक्टर होगा, जितना क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसका मतलब है कि रेजोनेंस क्या है, नैरोवर है। नैरोवर रेजोनेंस का मतलब क्या है कि गिवन नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे करंट कम मिल रहा है कि ज़्यादा, बताओ, करंट की मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा मिल रही है नैरोवर रेजोनेंस में कि कम मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है ना। नैरो वाले में देखो आई मैक्स क्या है, ज़्यादा है, तो आपको पता चलेगा कि सिग्नल की जो क्वालिटी है, सिग्नल की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा रहेगी अगर क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा है। अगर सर्किट का क्वालिटी फैक्टर आप कैलकुलेट करते हो तो सिग्नल की जो क्वालिटी आपको मिलेगी। अब बोलोगे सर ये सिग्नल कहाँ से आ रहा है, सिग्नल कहाँ से आ रहा है, देखो बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस होंगे, है ना, इसमें एलसी जो ऑसिलेशन है ना वो उससे सिलेबस से तो कट चुका है, तो आपको ये बता देता हूँ मैं कि ये फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन सिग्नल क्वालिटी आ क्यों रहा है। देखो, ये रेडियो जो है इसमें लगा रहेगा एक रजिस्टर, एक ऑसिलेटर और एक कैपेसिटर। जब ये एसी सोर्स से कनेक्टेड हुए हैं तो क्या हो रहा है, इसमें सिग्नल, इसमें करंट और वोल्टेज डायरेक्शन बदल रहे हैं, तो कुछ फ्रीक्वेंसी होगी ना उसकी, तो उस फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या करेगा, जब ये सर्किट एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसीज के साथ रेजोनेट करने लग जाएगा, तब इसमें एक सिग्नल जनरेट होगा, एक्सटर्नल सुपर इम्पोज सिग्नल, उसकी क्वालिटी को डिफाइन करता है वो क्वालिटी फैक्टर। तो अगर क्वेश्चन में क्वालिटी फैक्टर, अगर एग्जाम में क्वालिटी फैक्टर का क्वेश्चन आएगा तो रेडियो से, टीवी से, इन सबसे कनेक्ट करके आपको बोल सकता है कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ द सिग्नल, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ द ये। तो ये सारी चीज़ें आपको ना न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए क्या करना है, अभी के लिए 3 फॉर्मूला क्वालिटी फैक्टर के हैं, ये लिख लो कि, और क्वालिटी फैक्टर होता क्या है, नैरोअर द रेजोनेंस, हायर इज द क्वालिटी फैक्टर। ये तीनों फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो क्वालिटी फैक्टर के। अभी सर क्वालिटी फैक्टर रिपीट करना है, क्वालिटी फैक्टर क्या रिपीट करना है। अभी फॉर्मूला लिख लो, क्वेश्चन के साथ करेंगे। अभी मैंने बताया आपको क्वालिटी फैक्टर जो है दैट डिफाइंस द नैरोअर विड्थ, जो आपका कितना
आपका सिग्नल है, सिग्नल का रिसेप्शन, उसका क्वालिटी क्या रहेगा। अभी क्वेश्चन आएंगे समझ आ जाएगा बेटा। Yes, sir. फॉर्मूला लिख लो, अभी पहले निकालेंगे इसकी वैल्यू एक दो क्वेश्चन में, फिर PYQs में देखेंगे, वहाँ पे आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि क्या मतलब है। लिख लिया तो थम्स अप दो, ये फॉर्मूलाज आपने लिख लिए तो ठीक है। अब है ना बेस्ड अपॉन दिस, इतना ही है रेजोनेंस का मतलब यही है। अब एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा, समझ आ जाएगा आपको। क्वालिटी फैक्टर के कंसेप्ट में बेस्ड एक क्वेश्चन है, करो। अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 30 ohms, ये क्वेश्चन करो। सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस 30 ओम का है, इंडक्टेंस 20 ओम का मिली हेनरी का है, ये रेजोनेंस कर रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी किस पे, 5000 रेडियन पर सेकेंड पे। फाइंड द क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ। क्वालिटी फैक्टर के तीनों फॉर्मूला लिखे थे, उसमें से ओमेगा नोट एल बाय आर, क्योंकि इंडक्टर की वैल्यू दे रखी है और रजिस्टर की वैल्यू दे रखी है। कैपेसिटर दिया होता तो कैपेसिटेंस जिसमें आ रहा है वो फॉर्मूला लगता, और क्वालिटी फैक्टर पता है तो बैंडविड्थ कैसे निकालेंगे, उसमें तीसरा वाला फॉर्मूला लगेगा। बैंडविड्थ क्या होता है, डेल्टा ओमेगा की 2 डेल्टा ओमेगा? 2 सर delta 2 omega. डेल्टा ओमेगा। तो आपको 2 डेल्टा ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, सॉरी 2 डेल्टा ओमेगा की निकालनी है, और क्वालिटी फैक्टर क्यू की निकालनी है, दोनों वैल्यूज निकाल। क्या है आंसर बच्चे क्वालिटी फैक्टर का? सर 20.93। 20.93 गलत कर दिया, जी 3.33 आया किसी का? सर मेरा आ रहा है 3.33। हाँ 3.33 इज द राइट आंसर। तो वैल्यू रखना है सीधा। ओमेगा नोट की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में? 5000 रेडियन पर सेकेंड। रेजोनेंस अकर्स एट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी दी है, जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होगा वही तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। तो 5000। इंडक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है? 20 × 10⁻³ -3 डिवाइडेड बाय आर। रेजिस्टेंस दे रखा है 30। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है आंसर बच्चे? 3.33। 3.33। ठीक है, ये आ गया क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला भी था, Q इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 × डेल्टा ओमेगा। ओमेगा
ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो इसमें क्या कर सकते हैं, मुझे क्वालिटी फैक्टर मिल गया 3.33, ओमेगा नॉट मुझे पता है कि 5000 है, मुझे 2 डेल्टा ओमेगा की वैल्यू निकालनी है जो क्या होता है बैंडविड्थ। तो मैं इसको निकाल लूँगा, 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय 3.33। क्या आंसर आ रहा है इसका? सर 7 पॉइंट 5000 को 3.33 से डिवाइड करोगे तो 1500 आएगा, 1500 रेडियंस पर सेकेंड। अरे 1000 को 10,000 को डिवाइड करो 3.33 से, कितना आता है? 3000। 100 को 100 को 3.33 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है? 30 ना। तो 10,000 को करोगे तो यस सर यही आ रहा है। 1500 रेडियन पर सेकेंड। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो क्वालिटी फैक्टर। तो ये बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं। जब आपको ये पता, क्वेश्चन में ये पता करना पड़े कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, हाउ टू गेट द आइडिया, जैसे किशोर पूछ रहे थे कि सर क्वालिटी फैक्टर पता कैसे चलेगा, तो वो अभी क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तो आपको आइडिया लग जाएगी क्वालिटी फैक्टर से क्या बोलना चाह रहा है एग्जामिनर ना, तो वो चीज़ें आ जाएंगी समझ। अभी कम्युनिकेशन और ये सब हट गया है, नहीं तो ये सब आपको उस तरीके से पढ़ा लेते कि भाई ये क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, बैंडविड्थ होता क्या है, चैनल क्या होती है, सारी चीज़ पढ़ाती है, लेकिन अभी उसका जरूरत नहीं है। ठीक है, तो as far as you remember these formulas, as far as you can practice questions, 10-5 क्वेश्चन कर लो, फॉर्मूला याद कर लो, हो गया। अब एक क्वेश्चन और करेंगे, अगर इसमें डाउट है कुछ तो पूछो, नहीं तो एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं एसी का, फिर हम रिवीजन करेंगे M1D का। अगला क्वेश्चन करवाऊं बेटा? यस सर। यस सर। चलो ये क्वेश्चन करो मेरे लिए, सॉल्यूशन मिटा देता हूँ, फिर भी क्यों आ जाते हैं यार इधर। ये क्वेश्चन करो मेरे लिए। सबसे पहले पढ़ो इसको, फिर एक दो छोटी मोटी चीजें पूछूंगा, उनका आंसर करना। पढ़ लिया क्वेश्चन बेटा? हेलो हेलो हेलो। यस यस सर। क्या ये Yes, sir. क्या ये सर्किट LCR सर्किट है? टू 200 ओम्स और कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस जुड़ा है और एक कैपेसिटर जुड़ा है, तो क्या ये LRC सर्किट है कि नहीं है? सर है। LRC सर्किट क्या होता है? जिसमें एक इंडक्टर हो, एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर हो। क्या इसमें इंडक्टर है? सर नहीं। नो सर। तो क्या ये फिर LRC सर्किट हुआ? नो No, सर। sir. नहीं हुआ। तो ये क्या है? केवल CR सर्किट है ना, कैपेसिटर और रजिस्टर। तो इसमें कोई रेजोनेंस वगैरह कुछ नहीं होगा, कुछ ऐसा सिस्टम इसमें यूज होगा नहीं, इसमें सिंपल आपके कैलकुलेशंस होंगे। तो आपको पूछा कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। करंट क्या होता है? V/Z। तो V आपको कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। Z 220। आप कैलकुलेट कर सकते हो कैसे? R² प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर, जो जो वैल्यूज हैं वो डाल दो और रेजिस्टेंस निकाल के पहले करंट निकालो। फिर कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर क्या होगा? करंट इनटू
रेजिस्टेंस, ये निकालो। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा, करंट इनटू एक्सी, ये निकालो। ये सब हम कर चुके हैं, एक्सी आर ये सब सिंपल सर्किट्स में, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड करके बताओ कि क्या ये सोर्स के वोल्टेज से ज़्यादा है कि कम है। पहले तीनों कैलकुलेशन करो आप, तीनों कैलकुलेशन पहले निकालो। इम्पीडेंस Z को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, करंट इन द सर्किट निकालो। फिर इस करंट इन द सर्किट को यूज़ करके फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। बताओ बेटा, वैल्यूज बताओ। करंट कितना आया, बताओ बताओ वैल्यूज। करंट क्या आएगा, 200 डिवाइडेड बाय 220, सॉरी 220 डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस, जो आपका होगा 200 का स्क्वायर प्लस एक्सी, और एक्सएल में केवल एक्सी है नॉन जीरो, एक्सएल तो जीरो ही है, तो इसको रखो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू सी, सी आपका 15 इंटू 10⁻⁻6 है, ठीक है, इसका स्क्वायर। इसको कैलकुलेट आप करोगे तो क्या आएगा, 220 डिवाइडेड बाय 291, ये अप्रोक्सीमेटली इट विल बी इक्वल टू 0.75 एम्पियर। तो करंट इन द सर्किट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.75 एम्पियर्स, ठीक है बच्चों। जब मुझे करंट पता चल गया तो हाउ कैन आई फाइंड आउट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर। तो वी आर अक्रॉस रजिस्टर आई कैन कैलकुलेट बाय करंट जो कि 0.75 है इंटू रजिस्टेंस है। रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है बच्चे, 200। तो ये आपका आएगा लगभग कितना आएगा, ये वैल्यू कैलकुलेट करो, 150 वोल्ट्स, ठीक। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, ये आपका आएगा करंट इंटू एक्सी। एक्सी की वैल्यू जब कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो आपकी थी 212, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 160 वोल्ट्स। तो 150 एंड 160 इन दोनों को ऐड करते तो क्या वैल्यू आ रही है, 310 वोल्ट। 310. सोर्स ने कितनी वोल्टेज दी, 220. तो वोल्टेज सप्लाइड बाय द सोर्स 220 एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कंपोनेंट्स आपका 310 वोल्ट। क्या गलत सा नहीं लग रहा कि सप्लाइड वोल्टेज से ज़्यादा ड्रॉप हो गया है सर्किट में। Yes, sir. तो अभी हमने क्या करा, हमने इनका एल्जेब्रिक सम किया है, लेकिन क्या हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं इन वोल्टेजेस को, नहीं कर सकते। No, sir. क्यों, क्योंकि हमें इनको ट्राइंगल ड्रॉ करके ऐड करना पड़ेगा। दिस इज वी आर जो कि 150 वोल्ट था, और ये एक्सएल माइनस एक्सी जो होता है ये 160 वोल्ट। तो हम इसको जब ट्राइंगल से ऐड करेंगे तो यहाँ पे
ये हाइपोटेन्यूज इसका कैलकुलेट करोगे ये 220 वोल्ट ही आएगा। तो यू कैन नॉट सिंपली ऐड, एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते, तो एल्जेब्रिक ऐड नहीं कर सकते तो कैसे ऐड करेंगे, ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ करके, बिकॉज दे आर नॉट इन द सेम फेज, है ना। कैपेसिटर में वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है, और रजिस्टर में वोल्टेज लीड करता है। तो आइडियली ऐसा भी नहीं ड्रॉ होगा, इसको ड्रॉ करेंगे तो ये ट्राइंगल ऐसा ड्रॉ होगा, ये 150 और कैपेसिटर वाला लैग कर रहा है 160, तो फिर जो आपका हाइपोटेन्यूज ड्रॉ होगा ये 220 ही आएगा। तो आप इनको एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते, यू हैव टू ऐड देम बाय वेक्टर एडिशन। ठीक है, अभी तक हमने यही किया था एलआरसी सर्किट में, तो वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो देयर इज़ नथिंग न्यू, ये कोई पैराडॉक्स नहीं है, ये केवल हमारा एडिशन में गड़बड़ थी, तो हमने सही कर लिया। तो इसका मतलब समझ आया कि भैया यू कैन नॉट ऐड द वोल्टेजेस इन एलसीआर सर्किट एल्जेब्रिकली। समझ आया? Yes, sir. तो सिंपल है कैलकुलेशंस। एलआरसी सर्किट और रेजोनेंस की कैलकुलेशन अभी कराऊंगा आपको, इकट्ठे सारे फॉर्मूला लिख के फटाफट से और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमारा टाइम जो है वो मोशन इन 1D के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हो चुका है। तो M1D हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। उम्मीद है आप सबने क्वेश्चन कर लिए होंगे। कल आप सबने तो बोल दिया था कि सर नहीं हुए, आज किए ये क्या? तो देखो कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो कराएंगे, फिर आप बताना तो जो मुझे इम्पोर्टेंट से लगे वो क्वेश्चंस। मैं दूसरे बैच में भी कराए थे, एक बार वही क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। ठीक है, ऊपर वाले तो हमने कर लिए, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा, जो इक्वेशंस जो हैं, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इनमें अजम्पशन क्या रहता है बच्चों? व्हाट इज द मेजर अजम्पशन? एक्सेलरेशन इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जो है वो आपको क्या है, कांस्टेंट आपने अज्यूम कर रखा है एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन आपका हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और मोशन कहाँ रहेगा, इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी रेक्टिलिनियर मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन की हमें 3 इक्वेशन पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है बच्चे, तो अब इनको यूज़ करो। कैसे करोगे भाई? बताओ। कार starts from rest and accelerates at 5 meter per second. At 4 second time and a ball is dropped out of the window. What is the velocity and acceleration of the ball at t equals to 6 seconds? t equal to 6 सेकेंड पे बॉल का वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आपको बताना है। बताओ। हेलो, एम आई ऑडिबल बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को?
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार क्या दे रखी है? 2. एक्सेलरेशन ऑफ कार 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो कैन आई फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द कार एट t इक्वल्स टू 4 सेकंड? Yes, sir. u प्लस a इंटू टी कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकंड. ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ द कार एट t इक्वल्स टू 4 सेकंड्स आ गया. ठीक है, अब जब t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे एक स्टोन या एक बॉल ड्रॉप किया जाएगा तो उस समय उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहने वाली है? सेम एज दैट ऑफ कार. जिस वेलोसिटी से कार चल रही है उसी वेलोसिटी से स्टोन भी चलेगा. तो वेलोसिटी ऑफ द स्टोन को भी लिख सकता हूँ मैं t इक्वल्स टू 4 सेकंड 20 मीटर पर सेकंड इन आई कैप डायरेक्शन यानी हॉरिजॉन्टली. अब इस पर लगने लगा एक्सेलरेशन. जैसे ही ड्रॉप किया जाएगा उस समय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा वाई डायरेक्शन में. वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी? 0. कितने समय तक एक्सेलरेट होगा वाई डायरेक्शन में? t इक्वल्स टू 4 सेकंड से t इक्वल्स टू 6 सेकंड यानी 2 सेकंड तक. तो फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या आएगी? 0 प्लस 10 इंटू 2 तो 20 मीटर पर सेकंड इन जे कैप डायरेक्शन. तो एक है 20 मीटर पर सेकंड इन एक्स और 20 मीटर इन वाई. तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आ जाएगी एट द एंड ऑफ 6 सेकंड्स? 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर यानी आपका आएगा 20√2 मीटर पर सेकंड. और एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज ओनली अवेलेबल इन वर्टिकल डायरेक्शन. तो मैं उसको लिख सकता हूँ कि एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ऑप्शन डी सही आ जाएगा. फाइनल वेलोसिटी 20√2 एंड एक्सेलरेशन इज इन द वाई डायरेक्शन जो कि मेरा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्या समझ आया आपको? यस सर आ गया. तुम लोग इतना शांत क्यों भाई? 11 तुमने ऐसे मजे मजे में निकाल दी क्या? एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा तुमसे? कैसे होगा? हाँ मुस्कान, डाउट है? सर ये जो वेलोसिटी है वो 20√2 कैसे आई? 20√2 कैसे आई? नेट वेलोसिटी पूछा है बच्चे. देखो वेलोसिटी, अगर कोई चीज़ किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में vx है, वाई डायरेक्शन में vy है, तो उसका नेट वेलोसिटी क्या होता था? ये v, जो किसके बराबर होता है? अंडर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर. तो ये का जो बॉल थी उसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी और वाई डायरेक्शन में हमने कैलकुलेट की वो भी 20 मीटर पर सेकंड आ गई. तो दोनों को अगर ऐड करूँगा तो ऐसे आएगा 20 ओके स्क्वायर. सर. ठीक है, अगर z में भी कंपोनेंट होता तो मैं अभी z का स्क्वायर भी ऐड कर देता अंडर के नीचे. ठीक है, ओके सर. ओके. क्वेश्चन नंबर 24 करो. फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है. ठीक है, हमें ऑब्जर्व ये करना है कि वाई वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर फॉर्मूला. आपको डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का फॉर्मूला वहाँ पे दिया हुआ है. हमें ये ऑब्जर्व करना है कि हाउ एंड वाई वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. हम ये फॉर्मूला यूज क्यों कर पा रहे हैं?
जो फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, यहाँ पर अजम्पशन है बेटा कि एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो ऑल दो ये ऑब्जेक्ट ना इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड कर रहा है, बट जो इसकी एक्चुअल एक्सेलरेशन रहेगी दैट विल बी ऑल्सो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, है ना। कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए और कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, तो स्ट्रेट लाइन मोशन है तो यूज कर लो इस वैल्यू को, है ना। डिम्पल का आंसर आ गया 2n माइनस वन अपॉन 2n प्लस वन, है ना। तो इसमें एक बार वैल्यू रखो एस, एन की जगह एन रखो और डिवाइड बाय दूसरी वैल्यू है वो n प्लस वन रखो, दोबारा फॉर्मूला में डिवीजन करो और आंसर निकालो। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। जिन बच्चों ने क्वेश्चन ट्राई किए सॉल्व किए दे कैन ऑल्सो सजेस्ट मी कि सर ये वाला क्वेश्चन करा दो, है ना। ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन करना पॉसिबल है नहीं टाइम फ्रेम में, लेकिन जो आप कहोगे या तो वो क्वेश्चन होगा या फिर जो मैं कहूँगा वो होगा। तो जिन बच्चों ने प्रैक्टिस कर रखी है, जिनको डाउट है, वो लोग सजेस्ट कर सकते हो अपना क्वेश्चन नंबर कि सर ये वाला क्वेश्चन आप करा दो। क्या करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, फर्स्ट टाइम मैं रखूंगा इस इक्वेशन में n की जगह n, ठीक है, और दोबारा रखूंगा n की जगह n प्लस वन। तो 2 इंटू एन प्लस वन करूँगा, सॉल्व करूँगा इस इक्वेशन को, तो मेरा आ जाएगा a बाई टू इंटू टू एन प्लस वन, और ऊपर वाले में आ गया a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। उसको सॉल्व करूँगा नीचे तो a बाई टू कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली जो आंसर आएगा 2n माइनस वन अपॉन 2n प्लस वन। तो ये आपका आ गया रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस 2n माइनस वन अपॉन 2n प्लस वन, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 करा दूं, 20 क्वेश्चन ये कर लो। यार ये तो कराया था मैंने, तो सेम कंसेप्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन किया वो यही तो था। बस ट्रैवलिंग फर्स्ट वन थर्ड डिस्टेंस को 10 से करता है, नेक्स्ट वन थर्ड को 20 से, लास्ट वन थर्ड को 60 से। तो एवरेज स्पीड निकालना है, तो टाइम आ जाएगा ना। फर्स्ट एक्स बाई थ्री को कवर किया 10 से, फिर एक्स बाई थ्री को कवर किया 20 से, फिर एक्स बाई थ्री को 60 से। तो अलग अलग टाइम आ जाएंगे। टोटल डिस्टेंस एक्स, नीचे टोटल टाइम जो होगा वो आपका आएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय वेलोसिटी, है ना। तो एक्स बाई 30, एक्स बाई 60, एक्स बाई 180, फिर उसको सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कहाँ है, तेरा करो। क्वेश्चन नंबर 25, इजी सवाल है कि टफ है? ये पढ़ने में टफ है, वैसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको पूछा क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो। तो कोई भी विंडो है बेटा, है ना, ऐसे विंडो है, विंडो की हाइट कितनी दी हुई है? 1.5 मीटर। विंडो की हाइट है 1.5 मीटर। तो और इसकी वेलोसिटी पूछी गई है व्हेन दिस बॉल इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, इस पॉइंट पे बॉल की वेलोसिटी आपको पूछी गई है, ठीक है। तो आपको यू पूछा गया है, यू इज आस्क्ड टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यू इज आस्क्ड एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 1.5 मीटर। तो आप सिंपली इक्वेशन लगाओ, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। टोटल डिस्टेंस एस कवर्ड कितना है 1.5 इज इक्वल टू यू टी, यू कितना है, यू इज गिवन एज, ये यू तो मुझे निकालना है, ठीक है। यू हैव टू
फाइंड आउट, u मुझे निकालना है। टाइम कितना लगा इसको क्रॉस करने में, 1.5 मीटर क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, 0.1 सेकेंड। 0.1. तो u इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 ले लो इसकी वैल्यू को, a इंटू टी स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, एक ही अननोन है खाली, तो u कितना आ जाएगा यहाँ पे, u विल Sir, बी option B आ रहा है. ऑप्शन बी आ जाएगा 14.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, ये कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो बस पढ़ने के लिए डर गए। और बताओ, और बताओ। ग्राफिकल क्वेश्चन करा दूं, ये आप ट्राई कर पाओगे, हो जाएंगे। ये ग्राफिकल Yes. करो एक बार, थोड़ा आइडिया लगेगा तुम्हें। ये 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बताओ, पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम कर्व एज शोन इन द फिगर। मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहाँ पर है, ए बी सी डी, कौन से पॉइंट पर है? एट विच पॉइंट द वेलोसिटी इज मैक्सिमम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो एक्स टी ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मुझे वेलोसिटी कैसे मिलती है बच्चे, बाय स्लोप। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ मैक्सिमम कहाँ पे है, वहीं पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। स्लोप किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, ए पर, बी पर, सी पर या डी पर? बताओ। स्लोप का मतलब क्या होता है, एंगल मेड बाय द प्लॉट विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, है ना। कुछ बच्चों ने आंसर किया है कि सी पर है मैक्सिमम स्लोप, है ना। तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल मैक्सिमम कहाँ पर है, ए पर। अगर मैं एंगल की बात करूं तो ए पर तो इतना सा है थीटा, बी पर हॉरिजॉन्टल के साथ बात करें तो बी पर ए से ज़्यादा है, सी पर बात करें तो सी पर बी से भी ज़्यादा है, और डी पर बात करें तो डी पे छोटा सा है एंगल। तो कौन से पे सबसे ज़्यादा थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, सर एट सी पॉइंट पे, बी सी पर। पर बस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना, बी ही है हमारा, सी दिया हुआ है तो ऑप्शन बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 51 देखो। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मूविंग पार्टिकल इज शोन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेगेटिव एट, कौन से पॉइंट पे नेगेटिव है? जहाँ पर स्लोप नेगेटिव होगा वहीं पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी। कौन सा पॉइंट है वो? F. नेगेटिव थीटा वाला पॉइंट ड्रॉ करके देख लो सी। यार। सी पर पॉजिटिव है थीटा, डी पर बोल दिया जीरो मान लो, ई पर नेगेटिव है, एफ पर पॉजिटिव है। तो कौन सा पॉइंट हुआ नेगेटिव थीटा, मतलब एंटी ई। क्लॉकवाइज जा रहा है ना, ई पॉइंट पे, पॉइंट ई पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 52, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 52 बताओ, which of the following curves does not represent motion in one dimension? कौन सा वाला कर्व मोशन इन वन डायमेंशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है? C. सर सी। Sir, option C. बताओ क्यों नहीं ऑप्शन सी। करता, क्यों नहीं करता, वाई? बताओ क्यों नहीं कर रहा बच्चे? सी तो आपने देख लिया इसका आंसर। सर क्योंकि एक ही टाइम पे वेलोसिटी की दो है। एक ही टाइम पे वेलोसिटी की दो वैल्यूज हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? वेलोसिटी नो के सर। वेक्टर क्वांटिटी, नो सर। वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट की एक ऑब्जेक्ट की एक ही समय पे दो वेलोसिटी कैसे हो सकती है? वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो नहीं हो सकता। इसलिए ऑप्शन सी तो इम्पॉसिबल है, ये मोशन ही नहीं होगा इस तरीके का। तो ये 1D छोड़ो, कोई सा भी नहीं हो सकता, तो बोल दिया कि भाई ये गलत है। ठीक है, अच्छा चलो एक बार इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। मुझे बताओ ये कैसा मोशन है, क्या इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, या ये ऑब्जेक्ट पहले एक्सेलरेट कर रहा है फिर डी एक्सेलरेट कर रहा है? कौन बताएगा इसको? पीयूष आप बताओ बच्चे। पीयूष,
शिखा आप बताओ। सर आप क्या पूछ रहे हो, एक बार रिपीट करो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो ग्राफ ए वाला, ए पे जो ग्राफ दिया है वीटी ग्राफ, उसको एक्सप्लेन करो कि ऑब्जेक्ट्स के साथ हो क्या रहा है। हाँ तमन्ना आप बताओ। सर पहले जो ऑब्जेक्ट उसकी एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रही है एक पॉइंट पे जाके, और फिर वो वापस से डिक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन हो रही है या वेलोसिटी? सर वेलोसिटी। सर वेलोसिटी। सर वेलोसिटी एक्स सर पहले बढ़ रही है फिर कम हो रही है। हाँ पहले वेलोसिटी 0 से बढ़ रही है, एक मैक्सिमम वैल्यू पे जा रही है, फिर मैक्सिमम वैल्यू से वो 0 पे अगेन जा रही है। तो ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था ना जिसमें अल्फा था और बीटा देखा था। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द मोशन या इधर थोड़ा सा एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बाद वाले में कांस्टेंट रिटार्डेशन है ना। और मुझे कांस्टेंट कैसे पता चला? बिकॉज स्लोप जो आपका है वो कांस्टेंट है, स्लोप ऑन द ग्राफ इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू टेल कि इसका फर्स्ट हाफ मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, सेकंड वाला यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग मोशन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 में बताओ। क्या ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी 0 है? t इक्वल्स टू 0 पे बताओ। नो सर। नो सर। नो सर। इस ऑब्जेक्ट का कुछ इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी है जिसको मैं बोल दिया, क्या बोला मैंने, u बोल दिया। तो ये u इनिशियल वेलोसिटी से इसने स्टार्ट किया। ओके, क्या ये एक्सेलरेशन इसका यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? नॉन यूनिफॉर्म। सर नॉन यूनिफॉर्म है। क्योंकि वीटी ग्राफ पे आपको जो स्लोप मिल गया वो स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीजिंग स्लोप है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन भी बढ़ता जा रहा है समय के साथ साथ। ठीक है, थर्ड तो मैंने देख लिया, इम्पॉसिबल है। फोर्थ बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। हाँ तमन्ना आप बताओ। कंचन बताओ, कंचन कंचन। सर पहले वेलोसिटी बढ़ रही है फिर कम हो रही है नॉन यूनिफॉर्मली। ठीक है, शिखा। यस सर वही बोलना था, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। ठीक है, सलम आप बताओ बच्चे। सर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली पहले बढ़ रही है, उसके बाद फिर से कम हो रही है, फिर से बढ़ रही है। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। तो आपको ये सारे ग्राफिकल समझ आए। अब बताओ इनके अलावा ऊपर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो ठीक है, नहीं तो आप पहले इनको अटेम्प्ट करो सभी क्वेश्चन को एक एक बार, और फिर डाउट ग्रुप में क्वेश्चंस पूछो। ठीक है, अगर इनमें से किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलरली डाउट है तो बताओ मुझे, अदरवाइज जिनको डाउट नहीं है वो ड्रॉप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको डाउट है वो रुको और डाउट्स पूछो। सर ये जो क्वेश्चन है ये हमें मिलेंगे कहाँ से? मैं शेयर किया बेटा आपको, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर चुका, मैं फिर से कर देंगे। यस कर देना। किसी स्टूडेंट से मांग लो, अगर आपके पास नहीं है ना तो ग्रुप में जाओ, ग्रुप के लिंक से जाके आप किसी स्टूडेंट को मैसेज कर दो, पर वहाँ पे सर ठीक है, वहाँ से भी ले सकते हो। अगर नहीं मिल रहे तो मैं शेयर कर दूंगा दोबारा। ठीक है सर। बाय सर, गुड नाइट। जिन बच्चों को डाउट है वो पूछ लो बेटा।